वेलकम टू फ्रंटियर आईएएस ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस। आप सभी का स्वागत है। आपके लिए कर रहे हैं आज ज्योग्राफी का टॉपिक और टॉपिक है हमारा मोशंस ऑफ द अर्थ। दो मोशंस होते हैं अर्थ के, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। उन दोनों के बारे में हम इस वीडियो में विस्तार पूर्वक बात करेंगे। शुरुआत करते हैं। The earth has two types of motions, दो प्रकार की गतियां हैं अर्थ की, ठीक है। और ये जो दो प्रकार की गतियां हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं विभिन्न ऋतुओं के लिए और यही रिस्पॉन्सिबल हैं रात और दिन बनने के लिए। ये जो गतियां हैं इनसे ऋतुएं एवं रात दिन का निर्माण होता है। These motions are rotation around its own axis and revolution around the sun. ये गतियां हैं अपने ही अक्ष पर घूर्णन गति तथा सूर्य के चारों ओर परिक्रमण गति। एक को हम रोटेशन कहते हैं, एक को हम रेवोल्यूशन कहते हैं। अर्थ के भीतर से एक एक्सिस होकर गुजरती है और अर्थ जो उस एक्सिस पर चक्कर लगाता है उसको हम रोटेशन कहते हैं। और अर्थ जो है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है उसको हम रेवोल्यूशन कहते हैं। ओके, ये क्रांति वाला रेवोल्यूशन नहीं है। रोटेशन ऑफ द अर्थ, rotation is the movement of the earth on its axis. The earth rotates along its own axis from west to east. सभी planets वीनस को छोड़कर वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं और एक और हमारा आउटर प्लैनेट है जो इस डायरेक्शन में नहीं घूमता है। इट टेक्स अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। एक रोटेशन पूरा करने में पृथ्वी को 24 घंटे लग जाते हैं। डेज एंड नाइट्स जो है वो इसी रोटेशन ऑफ द अर्थ के कारण होते हैं। ये देखो, ये है अर्थ का रोटेशन, अर्थ रोटेशन ऑन इट्स ओन एक्सिस। तो अर्थ जो है वो इस प्रकार से आपका रोटेट करता है। जो हिस्सा यहां से अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन बनाऊं, ये वाला जो हिस्सा है इसको सूर्य से रोशनी मिलेगी तो यहाँ पर तो हमारा डे होता है और ये जो पीछे की ओर है पोर्शन बी, ये सारा पोर्शन बी है हमारा, यहाँ पर अंधेरा होता है या इसको हम यहाँ पर नाइट कहते हैं। अर्थ रोटेशन। इंट्रोडक्शन। अर्थ रोटेट्स ऑन अ टिल्टेड एक्सिस। पृथ्वी जो है वो एक टिल्टेड एक्सिस पर चक्कर लगाती है। अर्थ्स रोटेशनल एक्सिस मेक्स एन एंगल ऑफ 5 डिग्री विद द नॉर्मल। इट मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री विद द ऑर्बिटल प्लेन। तो इस अक्ष का, इस एक्सिस का झुकाव क्या है? 66.5 डिग्री विद द ऑर्बिटल प्लेन। द पीरियड ऑफ वन रोटेशन, ये जो एक चक्कर लगाती है, द पीरियड ऑफ वन रोटेशन ऑफ द अर्थ, इसको हम वन अर्थ डे कहते हैं। वन अर्थ डे इज ऑफ 24 आवर्स। एक्सिस क्या है? एक्सिस जो है ये एक इमेजिनरी लाइन है अराउंड विच द अर्थ रोटेट्स इज कॉल्ड इट्स एक्सिस। यह वह काल्पनिक रेखा है जिस पर पृथ्वी घूर्णन करती है, वह पृथ्वी का अक्ष कहलाता है। टिल्ट ऑफ द एक्सिस, अर्थ्स एक्सिस इज टिल्टेड एट एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री ऑन इट्स ऑर्बिटल प्लेन। जो अर्थ की एक्सिस है, अर्थ एक्सिस, इट इज टिल्टेड एट एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री। उसका झुकाव जो है 66.5 डिग्री है ऑन इट्स ऑर्बिटल प्लेन। On the other hand, the Earth's axis is tilted at 23.5 degree on the line which is perpendicular to its orbital plane. Okay? अब यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मान लीजिए आपकी अर्थ की एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ओके, ये प्लेन ऑफ आपका एक्लिप्टिक है, ये परपेंडिकुलर टू द एक्लिप्टिक है, ये 26.5 डिग्री है, ये वाला जो हमारा है ये 66.5 डिग्री है। ओके, और अगर आप इस तरफ वाले पिक्चर को ध्यान पूर्वक देखते हैं तो हम इसमें क्या पाते हैं कि ये सन है हमारा। ओके, पृथ्वी थोड़ी छोटे साइज की होनी चाहिए थी क्योंकि वो सन से काफी छोटी है, लेकिन पृथ्वी का वो हिस्सा ये जितना काला है ये तो हमारे यहाँ पर रात है। रात यहाँ पर क्यों है? क्योंकि सूर्य की जो किरणें हैं वो इस तरफ नहीं पड़ रही हैं। ओके, ये वाला जो हिस्सा है जिसको सूरज से रोशनी मिल रही है वहां पर हमारी क्योंकि इसको रोशनी मिल रही है तो ये वाला जो पोर्शन है ये डे कहलाता है। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, प्रदीप्ति वृत्त, ये क्या होता है? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या है? अर्थ इज स्पेरिकल इन शेप। अर्थ का शेप क्या है? हम बात कर चुके हैं, अर्थ इज जियोइड। ओके, स्पेरिकल इन शेप है, विच लीड्स टू हाफ ऑफ द स्फीयर बीइंग एक्सपोज्ड टू सनरेज एट अ टाइम। इससे क्या होता है कि केवल आधा जो स्फीयर है वो सूर्य की ओर होता है और दूसरा जो आधा है वो अंधेरे में होता है। जो हिस्सा सूर्य की ओर होता है वहां पर दिन होता है और दूसरी ओर जो है अंधेरा होता है, वहां रात होगी। As a result of this, one half of Earth experiences day and another half experiences night. इसलिए क्या होता है
कि आधे हिस्से में दिन होता है और आधे हिस्से में रात होती है। नाउ दिस सर्कल विच डिवाइड्स द डे एंड नाइट ऑन अर्थ, दिस इज नोन एज सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। अब सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या है? अब देखो, ये तो हमारा एक्सिस था, परंतु ये वाली जो लाइन, अगर आप, मैं यहाँ पर एक लाइन बनाती हूँ, डिफरेंट कलर में आपकी बनाने की कोशिश करती हूँ, यहाँ से अगर आप देखें, ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ओके, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो है, ये हमारा सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन ये पृथ्वी को दो हिस्सों में विभाजित करेगा। एक वो हिस्सा जहां पर अंधेरा है क्योंकि सूरज की रोशनी नहीं पहुंची, एक वो हिस्सा जहां पर आपकी रोशनी है तो दिन है। ओके, नाउ दिस सर्कल डिवाइड्स द डे एंड नाइट ऑन अर्थ एंड इज नोन एज सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन इज एट राइट एंगल टू द ऑर्बिटल प्लेन, thus the circle of illumination is at an angle of 23.5 degree to the earth's axis। ओके, ये देखिए, ये है हमारा सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। इस तरफ आपका डे है और इस तरफ आपका नाइट है। नेक्स्ट, because of the angle between the circle of illumination and the axis, both the hemispheres of the earth do not get the same amount of light on most of the days। एक तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन की वजह से, और क्योंकि पृथ्वी जो है वो अपने एक्सिस पर टिल्टेड है, इसकी वजह से क्या होता है कि पृथ्वी के जो सभी हिस्से हैं उनको सूर्य से अलग अलग मात्रा में, अलग अलग क्वांटिटी में सनलाइट प्राप्त होती है। The orbit of the earth is elliptical in shape. Due to the elliptical shape of its orbit, distance between the sun and the earth also changes throughout the year। अब ये हमारा अगर सन है और पृथ्वी इसकी तरफ जो चारों चक्कर लगा रही है वो गोलाकार में नहीं लगा रही है, क्योंकि अगर ये सर्कल होता तो पृथ्वी हमेशा सूर्य से एक निश्चित डिस्टेंस पर ही होती। लेकिन अगर ये मेरा सन है, पृथ्वी जो है वो इस तरह से चक्कर लगा रही है, इक्लिप्टिक है, ये हमारा फर्देस्ट डिस्टेंस भी है और एक पॉइंट है हमारा जो क्लोजेस्ट है, जिस वजह से सन से प्राप्त होने वाली ऊर्जा और रोशनी जो है उसमें साल भर में चेंजेस आते हैं। The orbit of the earth is elliptical in shape. Due to the elliptical shape of its orbit, the distance between the sun and the earth keeps on changing throughout the year. Sometimes the earth is too close to the sun। होता क्या है कि साल में ऐसी पोजीशंस बनती हैं जब, अब देखिए यहाँ पर क्योंकि पृथ्वी जो है वो इक्विडिस्टेंट पर नहीं है, साल में ऐसी पोजीशंस बनेगी जब वो सूर्य से काफी दूर होगी, जैसे कि ये वाली पोजीशन हमारी ए है, इसको हम कहते हैं एपहीलियन। और एक वो पोजीशन भी बनेगी जब पृथ्वी जो है वो सूर्य के काफी करीब है, जिसको हम पेरीहीलियन पोजीशन कहते हैं। तो कई बार पृथ्वी सूर्य के बहुत निकट होती है और कई बार बहुत दूर होती है। अब अगर निकट होगी तो जाहिर सी बात है ज्यादा ऊर्जा मिलेगी, और अगर दूर होगी तो कम ऊर्जा। इसलिए इस डिस्टेंस के आधार पर दो पोजीशंस हैं अर्थ की, एक है पेरीहीलियन पोजीशन जिसको हम उपसौर कहते हैं, और एक एपहीलियन पोजीशन है जिसको हम अपसौर कहते हैं। पेरीहीलियन पोजीशन होती है जनवरी 3 को, पेरीहीलियन पास, ओके, while in orbit when earth is closest to the sun, which means the earth is at a minimum distance from the sun। ये वो पोजीशन है जब सन जो है वो उसमें और पृथ्वी में जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो सबसे ज्यादा कम है। और एपहीलियन पोजीशन वो पोजीशन होती है जो 4 जुलाई को होती है, जब सन और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम होता है। प्रत्येक वर्ष यह 4 जुलाई को होता है। इस समय पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी अधिकतम होती है। इस प्रकार की स्थिति को हम हिंदी में अपसौर या फिर एपहीलियन कहते हैं। एपहीलियन और पेरीहीलियन, ये देखिए आप, ठीक है, ये सूर्य की परिक्रमा हो रही है और यहाँ पर ये जो पोजीशन है ये पेरीहीलियन है। ये मिनिमम डिस्टेंस है जो कि कितनी तारीख को हो रहा है, जो हो रहा है आपका 3 जनवरी को, राइट। यही तो हमने अभी पढ़ा कि जो पेरीहीलियन पोजीशन है वो 3 जनवरी को है, और ये आपका मैक्सिमम डिस्टेंस है जुलाई के महीने में, जो होगा आपका 4 जुलाई को। नेक्स्ट, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ। रेवोल्यूशन क्या है? ये सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ है। एक तो अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पर घूम रही है, और दूसरा क्या है कि अर्थ जो है वो सूर्य के चारों ओर घूम रही है। सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। इट takes 365 and 1/4 days 1 year to revolve around the sun। हमने देखा कि 24 घंटे में तो पृथ्वी जो है अपने एक्सिस पर एक चक्कर पूरा कर रही है, लेकिन सूर्य के चारों ओर जब वो घूमती है, रेवोल्यूशन करती है, परिक्रमण करती है, तो उसको कितना समय लगता है? उसको लगते हैं 365 दिन और 1/4, 1/4 ऑफ अ डे। ये टोटल टाइम लगता है। ये जो 1/4 है, 24 घंटे एक दिन का मतलब है 24 घंटे। 24 घंटे 1/4 कितना होगा? इसका मतलब होगा 6 घंटे। इन 6 घंटों को अगर हम 6 घंटे जोड़ें तो 4
सालों में पूरा एक दिन बनता है, इसलिए चौथा साल जो हमारा होता है वो लीप ईयर होता है, और ये 1/4 डेज को जोड़ जोड़कर हमने पूरा एक दिन बना दिया। तो जो लीप ईयर होता है उसमें 366 डेज होंगे। 6 hours are saved every year from the time period of a year. In 4 years they are combined to make a day. This surplus day is added to the month of February. Thus every 4th year February is 29 days instead of 28 days. Such a year with 366 days is called a leap year. ये देखिए, अब मैं आपको बताती हूं कि ये जो रेवोल्यूशन होती है इसमें अलग अलग पोजीशंस क्या होती हैं, हम उसके बारे में बात करते हैं। ये सूर्य है, ओके। अब अगर हम बात करते हैं, ओके, यहां से मैं शुरुआत करना चाहूंगी समर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। देखो ये कब होता है, ये जो है हमारा ये पोजीशन है हमारी अराउंड 21 ऑफ जून, ठीक है, 21 ऑफ जून। हम 3-3 महीने आगे करते जाएंगे। अब जून के बाद 3 महीने अगर मैं इसमें जोड़ूं तो मेरा कौन सी तारीख आ जाएगी, मेरी तारीख आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली 21 ऑफ सितंबर। फिर इसमें 3 महीने जोड़ूं तो ये कौन सी तारीख आ जाएगी, हमारी तारीख आ जाएगी 21 ऑफ दिसंबर। फिर इसमें 3 महीने जोड़ती हूं तो मेरी कौन सी तारीख आ जाएगी, मेरी आ जाएगी 21 ऑफ मार्च, ठीक है। आप अलग अलग किताबें देखेंगे तो बस 21 की जगह आपको 22 या 23 नजर आ सकता है, लेकिन आपको समझाने के लिए ताकि आप बेटर समझ सके हमने 3-3 महीने का गैप लिया है, ओके। अब जब 21 ऑफ जून होता है तो सूर्य की जो सीधी किरणें हैं वो पड़ती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो भारत के बीचों बीच से करीब 8 राज्यों से होकर गुजरता है, राइट। अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सीधी किरणें पड़ रही हैं इसका मतलब है कि वहां पर सरप्लस गर्मी रिसीव हो रही है। तो 21 ऑफ जून को क्या होगा, 21 ऑफ जून को जो पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उनका सबसे लंबा दिन होगा, ओके, सबसे लंबा दिन होगा। और इसका जो ठीक विपरीत है वो होता है सदर्न हेमिस्फीयर में, ये उनका सबसे छोटा दिन होगा और रात उनकी सबसे लंबी होगी। इसलिए 21 ऑफ जून के आसपास जो पूरे का पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है वहां पर गर्मी का मौसम होता है। जून के महीने में भारत में भीषण गर्मी पड़ती है ना, ठीक विपरीत चीजें होती हैं हमारे सदर्न हेमिस्फीयर में, ओके। सदर्न हेमिस्फीयर में इस समय क्या होता है, वहां पर आपका विंटर सीजन होता है, ठीक है। उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बियॉन्ड तो सूरज की किरणें सीधी नहीं पड़ सकती हैं तो वो पीछे हटने लगती हैं, और 21 सितंबर को सूरज की जो सीधी किरणें हैं वो पड़ती हैं इक्वेटर के ऊपर, ओके। ये पोजीशन बन जाती है। और इस पोजीशन में क्या होता है, क्योंकि सूरज की सीधी किरणें इक्वेटर के ऊपर पड़ रही हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ऑटम इक्विनॉक्स। इसको ऑटम इक्विनॉक्स कहते हैं। दुनिया भर में बराबर की रात होती है, दुनिया भर में बराबर का दिन होता है। इसको हम क्या कह रहे थे 21 जून को, ये था हमारा समर सॉल्स्टिस। समर सॉल्स्टिस, समर सॉल्स्टिस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का सबसे लंबा दिन, सबसे छोटी रात, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी का मौसम, ओके। तो 21 सितंबर को हम इसको क्या कह रहे हैं, ऑटम इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स का मतलब है इक्वल डे इक्वल नाइट थ्रू आउट द वर्ल्ड। और 3 महीने आगे चलते हैं, ठीक है। अब जो हमारा सन था उसकी जो है इट विल मूव स्लाइटली टुवर्ड्स द सदर्न हेमिस्फीयर। और 21 दिसंबर के आसपास क्या होता है, 21 दिसंबर को सूर्य की जो सीधी किरणें हैं वो पड़ती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर, राइट। वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर पड़ेंगी। अब वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में पड़ेंगी तो जो हमारा सदर्न हेमिस्फीयर है उसमें जो अधिकतर कंट्रीज हैं वहां पर अभी गर्मी का मौसम होगा। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो हमारे यहाँ सर्दी होगी। ये जो है आपका 21 ऑफ दिसंबर, ये आपका सदर्न हेमिस्फीयर का लॉन्गेस्ट डे होता है। ये 21 या 22 दिसंबर अधिकतर किताबों में जब आप देखेंगे 21, 22, 23 ही दिया होता है, तो ये लॉन्गेस्ट हमारा डे होगा सदर्न हेमिस्फीयर का और शॉर्टेस्ट नाइट होगी। और इसका ठीक उल्टा होता है हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का शॉर्टेस्ट डे और लॉन्गेस्ट नाइट होगी। इसके बाद हम फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बियॉन्ड तो सूरज की सीधी किरणें नहीं पड़ सकती, तो धीरे धीरे सीधी सूरज जो है वो पीछे हटता है। और 21 मार्च को क्या होता है, सूरज की सीधी किरणें जो है वो इक्वेटर पर पड़ रही हैं। फिर से दुनिया भर में बराबर का दिन और बराबर की रात होती है, और इसको हम कहते हैं स्प्रिंग इक्विनॉक्स। ये कहलाता है स्प्रिंग इक्विनॉक्स। Revolution of Earth orbit, imaginary line on which the Earth moves around the Sun is called its orbit.
वो काल्पनिक रेखा जिस पर पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती हुई अपनी करती है वह उसकी कक्षा कहलाती है। ऑर्बिटल प्लेन क्या है? वह तल जो पृथ्वी के भीतर से कक्षा में से गुजरता है वह कक्षीय तल कहलाता है। द प्लेन पासिंग थ्रू द अर्थ अलोंग इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड द ऑर्बिटल प्लेन। एक्लिप्टिकल ऑर्बिट क्या है? द अर्थ मूव्स अराउंड द सन इन एन एक्लिप्टिकल ऑर्बिट। दीर्घवृत्ताकार अंडाकार कक्षा पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अंडाकार पथ में गति करती है। फिर है हमारा इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ नेवर चेंजेस थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट, द अर्थ इज इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन। पृथ्वी का झुकाव कभी नहीं बदलता, अपनी कक्षा में यह एक ही दिशा में झुकी हुई है। अब जैसा कि मैंने आपको इसके थ्रू समझाया, इस फिगर के थ्रू, तो आप अच्छे से देख सकते हैं कि जैसे रोटेशन ऑफ द अर्थ जो थी वो रिस्पॉन्सिबल थी डे और नाइट फॉर्मेशन के लिए। ये जो रेवोल्यूशन है इससे हमारे साल में अलग अलग मौसम बनते हैं। इससे ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, पतझड़ का मौसम, बसंत मौसम का जो मौसम है वो सभी इसकी वजह से है। Revolution of the earth is tilted on its axis. This means that different parts of the earth are going to receive different amount of sunlight. Such a situation when earth is tilted with 66.5 degree angle with the orbital plane, it occurs along with the regular rotation of earth, causes the occurrence of various seasons. Southern hemisphere receives different seasons. Southern hemisphere has different seasons than the northern hemisphere. समर सॉल्स्टिस क्या है? अभी जो हमने किया उस फिगर के माध्यम से हम वो सारे के सारा डिटेल में पढ़ते हैं। आप सभी तारीखें भी याद रखना। 21 जून क्या है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। सूरज की सीधी किरणें जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ रही हैं। रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसलिए ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ सरप्लस हीट होगी तो गर्मी का मौसम होगा। द एरियाज नियर द पोल्स रिसीव लेस हीट एज द रेज ऑफ द सन आर स्लांटिंग। नॉर्थ पोल इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स द सन एंड द प्लेस beyond Arctic Circle experience continuous daylight for about 6 months. ये मैं आपको आगे समझाऊंगी। Since a large portion of northern hemisphere is getting light from the sun, it is summer in this region. Longest day and shortest night at these places occur on 21st of जून। ओके, आगे चलते हैं। ये देखो जैसे कि मैंने आपको पोजीशन से समझाई थी। देखो होता क्या है कि जब सन जो है हमारा यहाँ पर विंटर सॉल्स्टिस वाली पोजीशन है जो कि 22 दिसंबर की पोजीशन है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, फिर अर्थ जो है वो धीरे धीरे इस पोजीशन में आएगी। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये वाला जो पोर्शन है इसको सूरज से रोशनी मिलनी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। यहाँ तक इस पोजीशन में आते आते कितने महीने लग जाते हैं? ऑलमोस्ट आपके 6 मंथ्स लग जाते हैं, करेक्ट। अब यहाँ पर जब हमारा अर्थ पहुंचेगा और ये वाली पोजीशन है तो उसको सूर्य से सीधी, ये वाला जो एरिया उसको सूरज से रोशनी मिल रही है, ये वाला जो एरिया यहाँ पर सूरज से रोशनी मिल रही है, इस पोजीशन में भी इस एरिया को सूरज से रोशनी मिल रही है। तो यहाँ वाला ये जो पोर्शन है इसको कंटिन्यूअस लाइट मिलती है, कंटिन्यूअस लाइट मिलती है, वही ये यहाँ पर आपका दिया गया है। ओके, नॉर्थ पोल इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स द सन, प्लेसेस बियॉन्ड द आर्टिक सर्कल एक्सपीरियंस कंटिन्यूअस डे लाइट फॉर 6 मंथ्स। यहाँ पर आप क्या देखते हैं कि 6 महीने तक सूरज जो है वो छिप ही नहीं रहा है। ओके, वहां पर दिन रात का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, लोग पर्दे खींचते हैं, सो जाते हैं, उनकी तरफ से रात हो गई है। ओके, हमारे देश में क्या होता है भाई, सूरज छिप गया, अंधेरा हो गया, अब रात हो गई, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं होगा। और ये वाली जो कंट्रीज यहाँ पर आपके लोकेटेड हैं, जैसे कि आपका नॉर्वे है, उसके बाद आपका स्वीडन है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड वगैरह। नॉर्वे को हम लैंड ऑफ द मिडनाइट सन क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां पर आधी रात को भी आप सूर्य को देख सकते हैं, इसलिए। तो कंटिन्यूअस ये लोग कंटिन्यूअस डे लाइट होगी। लेकिन इसी पोजिशन में देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका अंधेरा है, यहाँ पर अभी भी अंधेरा है साउथ पोल के पास, यहाँ पर साउथ पोल के पास अभी भी अंधेरा है। तो जब यहाँ पर कंटिन्यूअस डे लाइट है, यहाँ पर कंटिन्यूअस आपकी रात है। लेकिन जब हम इस पोजीशन पे पहुंचते हैं, थोड़ा और आगे चलते हैं कि अब ये वाली पोजीशन जिसमें पहले रोशनी थी वहां पर अब अंधेरा हो गया है, और ये पोजीशन जहां पर कि आपका पहला अंधेरा था वहां पर अब रोशनी होने लगी। और इस पोजीशन में ये वाला जो पोर्शन है आपका साउथ पोल के आसपास वाला, यहां पर आपकी कंटिन्यूअस रोशनी होगी। समर सॉल्स्टिस, इसको हम हिंदी में कहते हैं उत्तर अयानांत। At this time in the southern hemisphere, all these conditions are reversed. It is winter season here. Nights are longer than the days in the southern hemisphere. This position of the earth is called summer solstice.
नेक्स्ट विंटर सॉल्स्टिस 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव्स डायरेक्ट रेज ऑफ द सन एज द साउथ पोल टिल्ट्स टुवर्ड्स इट एज द सन रेज फॉल वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 degrees south a larger portion of the southern hemisphere gets light, therefore it is summer in the southern hemisphere with longer days and shorter nights. This happens because the south pole is inclined towards the sun with the southern hemisphere receiving maximum sunlight. This position is known as winter solstice. विंटर सोल्स्टिस क्या है? 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव में सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। मकर रेखा मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो कि 23.5 डिग्री साउथ में है, इस पर सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में एक बड़े हिस्से में प्रकाश प्राप्त होता है। दक्षिणी गोलार्ध में गर्मियों के दिन लंबी और रातें छोटी होती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दक्षिण ध्रुव सूर्य की ओर झुका रहता है, जिससे दक्षिणी गोलार्ध में अधिकतम सूर्य प्रकाश प्राप्त होता है। पृथ्वी की इस अवस्था को हम दक्षिण अयानांत या दक्षिणायन कहते हैं। ओके, ये हम जैसे कि मैं आपको समझा चुकी हूं सारा। इक्विनॉक्स क्या है? 21 मार्च और 23 सितंबर को डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर। जब सूर्य की सीधी किरणें इक्वेटर पर पड़ेंगी तो पूरी दुनिया में बराबर के दिन बराबर के रात होंगे। एट दिस पोजिशन नाइदर ऑफ द पोल्स इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, सो द होल अर्थ एक्सपीरियंसेस इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स। दिस इज कॉल्ड इक्विनॉक्स। 23 सितंबर को ऑटम सीजन है, सीजन आफ्टर समर एंड बिफोर द बिगिनिंग ऑफ विंटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एंड स्प्रिंग सीजन, सीजन आफ्टर विंटर एंड बिफोर द बिगिनिंग ऑफ समर सदर्न हेमिस्फीयर में। ऑपोजिट इज द केस ऑफ 21st मार्च व्हेन इट इज स्प्रिंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ऑटम इन द सदर्न हेमिस्फीयर। रोटेशन और रेवोल्यूशन। While the rotation is responsible for day and night, रोटेशन से क्या होता है? रोटेशन से हमारे दिन और रात बनते हैं, ये हम बात कर ही चुके हैं। रेवोल्यूशन से क्या होता है? रेवोल्यूशन से हमारे जो मौसमी परिवर्तन होते हैं वो होते हैं। रेवोल्यूशन एंड टिल्ट ऑफ द अर्थ्स एक्सिस अफेक्ट्स द चेंज इन सीजन्स। Portion of the earth facing the sunlight experiences day, on the contrary portion which is away from the sun experiences night. ये देखिए, ये अर्थ की रोटेशन है। रोटेशन का मतलब है अर्थ जो है वहीं पर अपने एक्सिस पर चक्कर लगा रहा है, ऐसे गोल 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 गोल। और रेवोल्यूशन का मतलब है कि साथ ही साथ वो सन के चारों तरफ भी चक्कर लगा रहा है। और अर्थ के चारों तरफ चक्कर कौन लगा रहा है? अर्थ के चारों तरफ हमारा मून चक्कर लगा रहा है। Important facts. What would happen if the earth did not rotate? अब आप में से बहुत सारे बुद्धिजीवी ये भी सोचेंगे क्या जरूरत थी सन को अपने एक्सिस पर घूमने की, अर्थ को कि अर्थ को क्या जरूरत थी अपने एक्सिस पर घूमने की? नहीं घूमता तो क्या होता भाई? नहीं घूमता तो बड़ी शामत आ जाती, क्योंकि एक हिस्सा अर्थ का ऐसा होता जिसको कंटिन्यूअस रोशनी मिलती सन से, वहां पर जबरदस्त गर्मी हो जाती, और एक हिस्सा ऐसा होता जो बिल्कुल अंधेरे में रह जाता। इफ देयर हैड बीन नो रोटेशन ऑफ द अर्थ, वन हाफ ऑफ द अर्थ वुड हैव बीन कॉन्स्टेंटली इन डे लाइट, अनदर हाफ वुड हैव बीन कॉन्स्टेंटली इन डार्कनेस। पोर्शन अंडर सनलाइट would have been too hot, वहां बहुत ज्यादा गर्मी होती, जो अंधेरे में होता वहां पर बहुत ज्यादा ठंड हो जाती, इसलिए एक्सट्रीम टेम्परेचर हो जाता, जिस वजह से धरती पर जीवन जो है वो मुश्किल हो जाता। हम नहीं चाहते थे कि जीवन मुश्किल हो, इसलिए प्रभु ने हमारी मदद की और पृथ्वी को दिया रोटेशन, जिस वजह से डेज एंड नाइट्स बनते हैं। Why are days always longer than nights at the equator? इक्वेटर पर ऐसा क्यों है कि डेज हमेशा लॉन्गर है? जो इक्वेटर है वो टॉरिड जोन में आता है। टॉरिड जोन का मतलब है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो पोर्शन है जहां सरप्लस हीट सप्लाई होगी वहां पर। Why are days always longer than nights at the equator? If there was no atmosphere, there would be no refraction, and the daytime and night would be near equal at the equator, at least during equinoxes. But due to atmosphere, the sun's rays get refracted. Refraction is particularly stronger during the morning and the evening time when the sun rays are slant. Even though the actual sun is below the horizon, its apparent image would appear above the horizon due to refraction. This makes the days longer than nights at the equator. यदि कोई वातावरण नहीं होता तो कोई अपवर्तन नहीं होगा, क्योंकि रिफ्रैक्शन में क्या होता है? रिफ्रैक्शन में तो ये होता है कि जब हम डेंसर टू रेरर या रेरर टू डेंसर मीडियम में लाइट ट्रैवल करती है तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती है। ओके, तो कोई अपवर्तन नहीं होगा और दिन और रात का समय भूमध्य रेखा पर बराबर होगा, कम से कम विषुव के दौरान। लेकिन वातावरण के कारण सूर्य की किरणों का अपवर्तन होता है, रिफ्रैक्शन होता है। अपवर्तन सुबह और शाम के समय के दौरान विशेष रूप से अधिक होता है जब सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं।
यस, बिकॉज जब हमारे सर के ऊपर होता है तो डायरेक्ट आपकी हॉरिजॉन्टल है। हालांकि वास्तविक सूर्य क्षितिज के नीचे होता है, फिर भी अपवर्तन के कारण इसकी स्पष्ट छवि क्षितिज के ऊपर दिखाई देगी, इसलिए भूमध्य रेखा पर दिन को रात से अधिक लंबा बना देता है। Why temperature falls with increasing latitude? ओके, वाई टेम्परेचर फॉल्स विद इंक्रीजिंग लैटिट्यूड। इंक्रीजिंग लैटिट्यूड का मतलब है 0 डिग्री पर टेम्परेचर काफी ज्यादा है, वहीं 60 डिग्री नॉर्थ पर टेम्परेचर कम हो। जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर जाते जाते टेम्परेचर में गिरावट आती है। ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ द स्पेरिकल शेप ऑफ द अर्थ एंड पोजिशन ऑफ द सन। इसके लिए पृथ्वी के गोलाकार होना और उसके साथ जॉइड का आकार होना और सूर्य की स्थिति के कारण। बिकॉज द एनर्जी रिसीव्ड पर यूनिट एरिया डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स। इक्वेटर से पोल्स की ओर जैसे जैसे हम जाते जाते हैं तो एनर्जी रिसीव जो होती है वो कम होती जाती है। बिकॉज इक्वेटर रिसीव्स डायरेक्ट सनलाइट वाइल पोल्स रिसीव स्लांट और ओब्लीक रेज ऑफ द सन। इक्वेटर को डायरेक्ट सनलाइट मिलती है, ठीक है, इक्वेटर के ऊपर सीधी किरणें पड़ती हैं सूर्य की। सीधी किरणें जब भी देखो, एक तो ये मान लीजिए ये सूर्य है, एक तो ये पोजीशन है, यहाँ पर सीधी किरणें पड़ रही हैं। सीधी किरणें जब भी हॉरिजॉन्टल होगा तो उसको मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल करना है थ्रू एटमॉस्फेयर, स्कैटरिंग कम होगी। लेकिन जहां तिरछी किरणें पड़ती हैं वहां उन जगहों पर आपको ज्यादा ट्रैवल करना होगा, तो हीट लॉस आपका मैक्सिमम होगा। इक्वेटर रिसीव्स डायरेक्ट सनलाइट व्हाइल पोल्स रिसीव स्लांट और ओब्लिक रेज ऑफ द सन। Why regions beyond the Arctic Circle receive sunlight all day long in summer? This is because of tilt of the Earth. Earth's axis at the North Pole is tilted towards the sun in summer. So the whole of Arctic region falls within the zone of illumination all day in the summer. डायरेक्ट सेविंग इन सम टेम्परेट रीजन्स। ओके, टेम्परेट कंट्रीज कौन कौन सी है? बहुत सारी हमारे जो यूरोप के देश हैं, यूरोप में जो कंट्रीज लोकेटेड है वो टेम्परेट रीजन में लोकेटेड है। वहां पर एक डे लाइट सेविंग का कॉन्सेप्ट होता है। कुछ समशीतोष्ण क्षेत्रों में दिवालोक समय की बचत। ये क्या है हम ये समझते हैं। डे लाइट सेविंग टाइम और समर टाइम इज द प्रैक्टिस ऑफ एडवांसिंग क्लॉक्स ड्यूरिंग समर मंथ्स बाय 1 आवर। गर्मियों के महीनों में घड़ी को 1 घंटा आगे कर देते हैं। दिवालोक समय बचत DST या ग्रीष्मकालीन समय गर्मियों के महीनों में घड़ी को 1 घंटे तक आगे बढ़ाने की प्रथा है। इन DST इवनिंग टाइम इज इंक्रीज्ड बाय सैक्रिफाइसिंग द मॉर्निंग आवर्स। नॉर्मल डे मान लीजिए आपका स्टार्ट हो रहा है सुबह 10 बजे और खत्म हो रहा है 5 बजे। जब हमने घड़ी को 1 घंटा आगे कर दिया तो अब क्या होगा, 9 बजे शुरू हो जाएगा, 4 बजे खत्म। टिपिकली यूजर्स इन रीजन्स विद समर टाइम, सम कंट्रीज इन एक्सट्रीम नॉर्थ एंड साउथ ऐसा करते हैं वो। ओके, तो यहाँ पर दिया गया है कि सम कंट्रीज इन एक्सट्रीम नॉर्थ एंड साउथ एडजस्ट क्लॉक फॉरवर्ड 1 आवर क्लोज टू द स्टार्ट ऑफ स्प्रिंग एंड एडजस्ट देम बैकवर्ड इन द ऑटम टू स्टैंडर्ड टाइम। अब इसका फायदा क्या है? अगर हम वी पुट द क्लॉक फॉरवर्ड, समय को आगे बढ़ाने से खुदरा व्यापार, खेल और अन्य क्रियाकल्पों जिसमें कार्य अवधि के बाद सूर्य की रोशनी की आवश्यकता होती है उनमें फायदा हो जाता है। शाम में ताप दीप्त प्रकाश का उपयोग को कम करता है जो पहले विद्युत को प्राथमिक उपयोग था। रिड्यूसेस इवनिंग यूज ऑफ इनकैंडेसेंट लाइटिंग विच वाज फॉर्मरली अ प्राइमरी यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दिक्कतें क्या है ये भी देखते हैं। DST क्लॉक शिफ्ट्स समटाइम्स कॉम्प्लिकेट टाइम keeping and can disrupt travel, billing, record keeping, medical devices, क्योंकि कुछ ही तो देश हैं या कुछ ही जगह हैं जिन्होंने एडजस्ट किया है, सारी दुनिया तो एडजस्ट नहीं किया है। स्लीप पैटर्न्स वगैरह इनको डिस्टर्ब कर सकता है। ये सारी दिक्कतें कोई बहुत ज्यादा बड़ी दिक्कतें नहीं है। Variation in the length of daytime and night time from season to season are due to, ये variations क्यों है? ये variations हैं due to Earth's rotation on its axis, Earth's revolution around the sun in an elliptical manner, latitudinal position of the place and revolution of the Earth on a tilted axis, इन वजह से हैं। इसी के साथ ये वीडियो प्रेजेंटेशन खत्म होती है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।